बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। आप सबको वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज हिना थैंक यू वेरी मच। आज इकबाल डे है और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम विलादत है। और आज के दिन की छुट्टी बहुत साल पहले ख़त्म कर दी गई थी, जो रात गए एक नोटिफिकेशन के बाद दोबारा से छुट्टी बहाल हो गई है। तो आज बच्चे तो बहुत खुश होंगे क्योंकि वो घरों में हैं और आज उनको स्कूल नहीं जाना पड़ा और बहुत से लोगों को ऑफिस भी नहीं जाना पड़ा। हमें तो आना पड़ा क्योंकि आपसे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी थी। तो इकबाल डे की मुनासबत से ही हमने आज के शो को पूरा डिज़ाइन किया है, प्लान किया है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है हम मज़ारे इकबाल चले या फिर इकबाल की ज़िंदगी पे एक तफसीली रिपोर्ट देखें। व्हाट डू यू से? इकबाल की ज़िंदगी पर हम एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले उम्मते मुस्लिमा के अजीम मुफक्किर, मुसव्विर पाकिस्तान और कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इकबाल ने मुसलमानाने बरसगीर को खुदी का दर्स देकर आज़ादी की राह दिखाई। खुदी के फलसफे के साथ साथ इकबाल ने मुआशी अदम मसावात पर भी अपनी शायरी से मुआशरे में बेदारी पैदा की। इकबाल ने अपनी शुहरा आफाक नज़्म शिकवा में मुसलमान कौम की ज़बूं हाली जिस तरह बयान की वो निहायत पुरसोज है। एक तरफ इकबाल कौम की हालत पर नौहा कना है तो दूसरी तरफ उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटती। इकबाल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका पैगाम उनकी शायरी की सूरत में कौम की रहनुमाई के लिए मौजूद है। रिपोर्ट आपने देखी और अब चलते हैं अपनी रिपोर्टर सादिया की तरफ, जो कि इस वक्त मज़ारे इकबाल पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या तकरीबात हो रही हैं। सुबह सुबह क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं। कोमोडोर साजिद हुसैन ने फूलों का जो है वो पूरा दस्ता वहाँ पर चढ़ाया और खराज अकीदत पेश किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। जी सादिया, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, किस तरह से लोग वहाँ पर आज इकबाल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम विलादत जो है वो 145 यौम विलादत जो है उस पर यहाँ पर पाक नेवी के दस्ते जो है वो यहाँ पर तब्दील हुए हैं। यहाँ पर जो पाक रेंजर्स हैं उन्होंने जो है आज अपना जो जिम्मेदारियाँ हैं उधर से वो सुबकदोश हो गए हैं। यहाँ पर जो है पाक आर्मी की जानिब से जो है वो यहाँ पर फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर मज़ार इकबाल पर जो है वो गवर्नर मुजीबुर रहमान भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने आकर जो है वो खराज अकीदत भी पेश किया इकबाल को। और उनका कहना है कि हम जो शायर मशरिक है उनकी सोच को लेकर इसी तरह पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगे और अपने आने वाली नस्लों को भी इससे आगाही देंगे और उनकी शायरी से ही जो है वो अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी उनकी सोच को उजागर करेंगे ताकि वो अपने जो है मुल्क के लिए उनके दिल में जो है वो मोहब्बत पैदा हो। यहाँ पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ आर्मी के जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ नेवी के लोग हैं, उनकी जो है यहाँ पर शिरकत अभी जारी है। काफ़ी सारे जो मेहमान खुसूसी है वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जी अच्छा, मजीद क्या तकरीबात होंगी आज के दिन सादिया? और ख़ास तौर पर आज बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटेड डे होता है क्योंकि वो इकबाल डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बच्चों की भी एक बड़ी तादाद मज़ारे इकबाल पर आती है। कुछ स्कूल्स की तरफ से आते हैं या कुछ खुद से इन तकरीबात का एहतमाम करते हैं, तो उस मुतालिक भी बताइए। जी अभी तक तो यहाँ पर कोई भी जो है वो स्कूल ट्रिप्स नहीं आए। अभी तक यहाँ पर जो है वो कोई भी हमें जो है वो बच्चे नजर नहीं आ रहे फिर वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर्मी और नेवी के जो है वो लेफ्टिनेंट्स और जो जनरल कर्नल्स हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल किसी की भी एंट्री नहीं की जा रही क्योंकि अभी भी यहाँ पर सादिया ऑफ कोर्स ये जो फूल चढ़ा रहे हैं बाजार पर और उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सादिया ऑफ कोर्स अभी तो ये गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब है। उसके बाद जो मेहमान आएंगे वो अपने तासुरात कलमबंद करेंगे उस किताब में जो विजिटर्स बुक है। उसके बाद का मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या तकरीबात प्लान हुई हुई हैं? जी इसके बाद तो अभी तक जो है वो फिलवक्त जो तकरीबात है उनके हवाले से तो अभी कुछ बताया नहीं गया, कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे जो सियासी रहनुमा है वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और यहाँ पर जो मज़ारे इकबाल की जो चादर है उसको तब्दील किया जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो पीटीआई के सियासी रहनुमा है वो भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। उनकी जानिब से भी अभी तक यही खबर आई है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। सादिया थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मज़ार इकबाल से अपडेट किया
और हिना, बचपन के वो दिन आपको याद हों जब इकबाल डे की छुट्टी होती थी बिल्कुल। और पीटीवी होता था और बच्चे होते थे और वो देख रहे होते थे, या फिर जो मज़ार इकबाल जाने की ख्वाहिश रखते थे वो पूरा उसको प्लान करते थे और वो बहुत एक्साइटेड डे होता था कि हम इकबाल के मज़ार पर जा रहे हैं। तो आपने कभी विजिट किया? अच्छा, मैंने चूँकि बहुत दफ़ा मैं ये बता चुकी हूँ कि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो जब छुट्टी होती थी तो मियाँ वाली में ही मेरा तो बचपन गुजरा है, तो उस तरह से हम लोग जा नहीं सकते थे। लेकिन जब भी हम लोग लाहौर आते थे और प्लान होता था लाहौर, हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जी फिर ज़रूर जाते थे, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और वैसे अगर इकबाल डे की बात करें तो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे, हमारी छुट्टी नहीं होती थी स्कूल में, हमारी डिबेट्स वगैरह होते थे, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। और भरपूर तरीके से जो है ना स्टूडेंट लाइफ में भी हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बचपन के दिन भी याद आते हैं जब हम बेफिक्र हुआ करते थे। अच्छा जी, अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। बहुत स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ जैद हुसैन साहब हैं, यंग इकबाल स्कॉलर हैं, प्रेसिडेंट यंग इकबाल स्कॉलर भी हैं, बिल्कुल जी। और बहुत से मजीद एजाज़ात भी इनके नाम हैं, बिल्कुल। और नौजवानों में इकबाल का पैगाम जो है वो आम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनसे हम तफसील से बात करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और उनके साथ जनाब वासित रमीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और इकबाल के कलाम जो हैं वो तो दिल से गाते हैं, दिल से गाते हैं। पाकिस्तान को नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते रहते हैं। बिल्कुल। हर फोरम पर जो है वो कलाम इकबाल को बहुत खूबसूरती से गाते हैं, पढ़ते हैं। आप दोनों को वेलकम टू सुनो पाकिस्तान और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैद साहब, सबसे पहले तो आपसे हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि आप समंदर हैं और हम तो एक वो कतरा भी नहीं कि इकबालियात का हमें इतना ही पता था जो हमने सारा बयान कर दिया। ये आपका हुस्न ज़न है, बहुत शुक्रिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत दिन है और ये वो दिन है कि जिसमें वो अजीम हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की, और ना सिर्फ फ़िक्री तंजीम की बल्कि खुदी की तालीम से मिल्लत की रूह अफसुर्दा को एक नया अज़्म हयात बख्शा। उनका कलाम आब हयात का ख़जाना है जिससे ज़िंदगी और जिंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर खुश्क दिलों की बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। अरे वाह वाह, और उम्मीद की खेती लहलहाने लगती है। और अल्लामा इकबाल का पैगाम ज़िंदगी की शाहराह पर मैं समझता हूँ हमेशा चमकने वाला नूर बसीरत है। उनका हर शेर मौजज़ानुमा ताकत लिए कौम को फ़िक्र अमल का पैगाम दे रहा है। उनका हर लफ्ज़ मिल्लत के लिए ज़रबे कलीम है। उनकी हर नज़्म जो है वो तामीर वतन की ज़ामिन है। और आज भी इकबाल के अशार से कंदीले मोहब्बत की शुआएं निकल रही हैं। उनका हर मिसरा वो बाले जिब्रील हो, ज़रब कलीम हो, अरमुगाने हिजाज हो, वो जगह जगह अमल की तरफ उकसा रहे हैं। तो आज हमारे लिए बड़े ये एजाज़ की और बड़ी खुशी की बात है कि आज 9 नवंबर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, और आज जो मैं अल्लामा ही का शेर उनके ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा। हवा है गर्चे तुंद तेज, वाह, मगर वो चराग अपना जला रहा है। वो मर्दे दरवेश जिसे हक ने दिए हैं अंदाज़े हुस्रवाना। वो मुफक्किर मिल्लत हैं, वो दाना राज हैं, मर्द खुद बीनो खुद आगाह हैं। वो तर्जमाने हकीकत हैं, वो मुसव्वरे पाकिस्तान है। वो शायर मशरिक हैं और शायर इंसानियत है। उनका कलाम आज भी हमारे लिए मशाले राह है और दिलों को जिंदा कर देता है और किरदार को कुव्वत अता करता है, दिलो दिमाग को रोशनी अता करता है। बेशक बेशक। जैद साहब खूबसूरत, आप हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम आपको रोकें, दिल चाह रहा है आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। खूबसूरत आगाज हो गया है, इतना खूबसूरत आगाज और जिस खूबसूरती से आपने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया। जैद साहब बताइएगा कि इकबालियात की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? जी, अल्लामा इकबाल जो है, अगर उनके कलाम को आप देखें तो वो जगह जगह हमें अमल की तरफ रग़बत दिला रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि हमारे बहसियत कौम हम सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल हमें अमल की तरफ रग़बत दिलाते हैं। वो हरकत व हरारत का पैगाम देते हैं, आगे से आगे बढ़ने का पैगाम दे रहे हैं। उनका हर शेर जो है वो हमारे लिए एक ज़रिया हिदायत है। उनका आप किसी भी शेर को देख लें, वहाँ से हमें कोई ना कोई हिकमत के मोती जरूर मिलते हुए दिखाई देंगे। आपने खुदी की बात की,
इकबाल की शायरी में बेशक खुदी मिलती है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस मिलता है। आपने फिर मुफक्किर पाकिस्तान का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने कौन कौन से कलाम से उन्होंने मुसलमानों को झंझोड़ा और जगाया। जी बिल्कुल, अगर आप अल्लामा इकबाल के कलाम को देखें तो उन्होंने जब बरे सगीर पर मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे तो अंग्रेज़ सरकार बड़े जबर के साथ बरे सगीर पर काबिज़ थी, तो उन्होंने मुसलमानों को आज़ादी के लिए बड़े एहतियात से संभल कर उन्हें तैयार किया ज़हनी तौर पर, उनकी फ़िक्री तरबियत की। किस तरह इब्तदाई नज़्म इकबाल की देखें तो परिंदे की फरियाद आप देखें कि एक परिंदा है, अल्लामा बयान करते हैं कि उसको पिंजरे में कैद कर लिया गया है और वो आज़ादी के दिनों को याद कर रहा है। कहता है आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से जाना अपनी खुशी से आना। अरे वाह वाह। तो देखें कि वो बता रहे हैं इब्तदाई नज़्मों में कि एक परिंदा है जो कैद कर दिया गया है और पिंजरे में वो आज़ादी के दिनों को याद कर रहा है। फिर ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ते हैं तो अलीगढ़ तलबा के साथ खिताब करते भी फरमाते हैं, बादा है नीम रस अभी, शौक़ है ना रसा अभी, रहने दो खुम के सर पर तुम खिश्ते कलीसा अभी, कि अभी ज़रा संभल कर आगे बढ़ो। और फिर जब मुसलमानों में इंतहाई मुनासिब शऊर और बेदारी आज़ादी के लिए पैदा हो जाती है तो फिर फरमाते हैं उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत के दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। वाह। तो उन्होंने ग्रेजुअली मुसलमानों को आज़ादी की तड़प दी। जब भी हम पढ़ते हैं तो उनके अशार में वलवला और जोश और जज्बा मिलता है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की तड़प पैदा होती है। ज़िंदगी के आला और अरफा मकासद के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक जज्बा मिलता है, एक तहरीक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे खूबसूरत आपने तशरीह की और खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। इकबाल तब भी नौजवानों से ही मुखातिब होते थे, नौजवान आज भी नौजवानों से ही मुखातिब है। तो आज के जो नौजवान गफलत की नींद में हैं उनको आप एक दफा जगा दे इकबाल की किसी कलाम। किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल उसके नौजवान हुआ करते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर किसी मुल्क की नौजवान नस्ल रास्त रवी को इख्तियार कर ले तो वो कौम तरक्की और खुशहाली की मंजिल को पा सकती है। तो यही वजह है कि अल्लामा इकबाल एक ज़ी फहम और बुलंद मुफक्किर होने के नाते वो नौजवानों से मुखातिब होते हैं। वो अपने तमाम तर कलाम में अपनी उम्मीदों और आरजुओं का जहान नौजवानों से वाबस्ता करते हैं। फरमाते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। फिर फरमाते हैं उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरा नूरे बसीरत बख्श दे। तो वो नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। उनकी इंतहाई उम्र का कलाम है जावेद नामा, वो सारे का सारा वो नौजवानों के लिए है। वो जावेद जो कि उनके फर्जंद हैं जो उस वक्त कमसिन थे, तो अल्लामा इकबाल उनको सिंबलाइज करते हुए सारे का सारा मजमुआ वो नौजवानों को पहुँचाते हैं। तो इसीलिए नौजवानों को चाहिए कि अल्लामा इकबाल के पैगाम को पढ़ें। उन्होंने जो शाहीन की तशबीह दी है नौजवानों को, वो तशबीह बड़ी अमेजिंग है। उसमें लीडरशिप की 5 क्वालिटीज़ का तस्करा किया है अल्लामा ने। अल्लामा ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के नाम ख़त में लिखते हैं कि शाहीन की तशबीह जो मैंने नौजवानों को दी है ये महज शायराना तशबीह नहीं, इसमें इस परिंदे में इस्लामी फ़क्र की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, खुददार है और बुलंद परवाज है, तेज निगाह रखता है और खिलवत नशीन है। तो जी, और ये अल्लामा ने 5 क्वालिटीज शाहीन की बयान की हैं। वो चाहते हैं कि नौजवान बुलंद मकासद इख्तियार करें। फिर हरकत और हरारत पे कहते हैं मोजे खुद रफ्ताई तेज खरामी दा गुफ्त, हस्तम अगर मी रवम गरना रवम नीस्तम, कि एक समुंदर की लहर मौज आकर मुझसे मुखातिब होकर कहती है देखो कि हरकत और हरारत को अपनाओ। मैं अगर हरकत करती हूँ तो मेरा वजूद बरकरार रहता है और जब मैं हरकत करना छोड़ देती हूँ तो मेरा वजूद मादूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है हरकत में बरकत है। बहुत खूबसूरत आप बातें करें, बहुत सारी और भी आपसे बातें करेंगे। फादत साहब, I'm literally feeling it, you know? गूज़बम्प्स हो रहे हैं अभी जिस तरह से वो जिस रवानी से आप बात करें और इतनी खूबसूरत बातें करें। हम आपसे और भी बात करेंगे।
वादत साहब, इतनी खूबसूरती से आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम को पढ़ते हैं और पूरा जस्टिस करते हैं उसके साथ, और जब आप भी ये कलाम पढ़ते हैं तो दिल नहीं करता कि आपको भी रोका जाए, तो आप क्यों नहीं हमें कोई कलाम सुना देते जो आपका फेवरेट है? जी मैं पेश करता हूँ। जी। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या के, फिर इसमें अजब क्या के तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है। है ज़ौक़-ए तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, है ज़ौक़-ए तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। गाफिल तू निरा साहिबे, गाफिल तू निरा साहिबे इदराक नहीं है। दिल सोज से खाली है। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की। उनका सरदामन भी, उनका सरदामन भी अभी चाक नहीं है। उनका सरदामन भी अभी चाक नहीं है। दिल सोज से बाबा क्या बात है। कब तक रहे महकूम ये अंजुम में मेरी खाक। कब तक रहे महकूम ये अंजुम में मेरी खाक। या मैं नहीं या गर्दिशे, या मैं नहीं या गर्दिशे अफलाक नहीं है। या मैं नहीं या गर्दिशे अफलाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है। वाह 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 वाह, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जनाब, जिस तरह अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जैद साहब खास तौर पर रोशनी डाल रहे थे इस बात पर कि अल्लामा इकबाल ने हमेशा नौजवानों को मुखातिब करते हुए बहुत लिखा भी,
और अपनी शायरी के ज़रिए उनको जगाने की भी कोशिश की। अब कुरान और इकबाल के कलाम का ताल्लुक मैं तो एक चाहता हूँ कि उस पर भी आप रोशनी डालें, और दूसरा इकबाल का जो कलाम है वो मायूसी और महरूमी से भी निकालने में मदद करता है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल का पैगाम जो है वो उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं था। वो हमेशा उम्मीद का जो है वो चिराग रोशन करते हैं। बिल्कुल। तो वो फरमाते हैं, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अब बस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। वाह। और फिर फरमाते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरजिश्त में है पाकी और दरखशानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नौरानी। तो अल्लामा इकबाल का जो आपने पहला सवाल किया कि कुरान के साथ गहरा ताल्लुक है, यकीनन इकबाल जब बचपन में कुरान मजीद पढ़ा करते तो उनके वालिद गिरामी फरमाते कि बेटा कुरान को यूं पढ़ा करो जैसे वो तुम पर नाजिल हो रहा है, तुम पर उतर रहा है। और फिर इस तरबियत का ये सबर हुआ कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में ऐसे भी लम्हात आने लगे कि जब वो फजर के वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करते तो उनकी आंखों से इस कदर आंसू बहते कि कुरान मजीद के सफ़े और आँख उनके आंसुओं से तर हो जाया करते। और उनके खादिम अली बख्श बताते हैं कि मुझे अक्सर औकात धूप में रख कर कुरान मजीद खुश्क करना पड़ता। फरमाते, तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। तो ये अल्लामा इकबाल का कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो फिर फरमाते हैं, घर तुम ही खाही मुसलमान जीस्तन, नीस मुमकिन जुज़बा कुरान जीस्तन, कि अगर तुम मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक जोड़े बिना मुमकिन नहीं। एक शख्स अल्लामा इकबाल की मजलिस में अल्लामा से सवाल करता है कि बताएं कि आपने बहुत सारे उलूम पर किताबें पढ़ रखी हैं, साइंस पर, इक्तिसादियात पर, माशियात पर, मज़हब पर और फ़लसफ़े पर, तो मुझे बताएं कि सबसे बुलंद पाया और हकीमाना किताब आपकी नज़र में कौन सी गुजरी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो। तो अल्लामा उठे कुर्सी से और अंदर कमरे में गए और अलमारी से एक किताब लाकर उसके हाथ पर रखते हुए फरमाया कि ये है वो खुदा ताला की किताब जिसको कुरान मजीद कहते हैं। इस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, इससे बढ़कर मैंने हकीमाना और बुलंद पाया किताब किसी को नहीं पाया। तो ये कुरान के साथ इकबाल का बड़ा ताल्लुक है। फरमाते हैं, कुरान में हो गो तजन ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जित्तते किरदार। वाह वाह वाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वाह वाह, वाह, वाह। ये जो आपने वाक़या सुनाया अल्लामा इकबाल का जो कुरान पढ़ने वाला है, वो मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं। बचपन में जब मुझे इस वाक़े का पता चला तो यकीन करें उस उम्र में सोचने समझने की सलाहियत बड़ी कम होती है। बचपने में भी मुझे इसने इतना मुतासिर किया इस वाक़े ने कि मैंने बड़े शौक़ से पढ़ना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया। और मैं चाहूँगा कि महरूमी और मायूसी से किस तरह से दूर करती है। जी बिल्कुल, हमें अल्लामा इकबाल के कलाम को दिल की गहराइयों से पढ़ना होगा। जब हम इकबाल के कलाम से रग़बत इख्तियार करेंगे तो यकीन जानिए आपके अंदर एक रूहानी क़ुव्वत पैदा होगी, खुद ही पैदा होगी, जिसको वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि उन सलाहियतों को पहचाने, उनका इरफान हासिल करे। उनका खुदी का जो फ़लसफ़ा है ये दिलों को ज़िंदा कर देता है, ये क़ुव्वत अता करता है ऐसी कि दुनिया के किसी भी नामुमकिन काम को इंसान मुमकिन बना सकता है। वो फरमाते हैं, तेरी निगाह में है मोजज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में है हादिसात की दुनिया, अजब नहीं कि तेरी निगाह बदल दे इसे, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। तो वो मुमकिनात की तरफ लेकर आते हैं, अमल की तरफ लेकर आते हैं। वो उसका सारे का सारा उनका पैगाम हमारे लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आपने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इतनी खूबसूरत बातें की आपने, और नौजवानों के लिए जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या पैगाम था, मायूसी से उन्होंने किस तरह से नौजवानों को निकाला। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वाजिद साहब, आप फिर से कोई हमें कलाम जो है वो सुना दें। जी मैं पेश करता हूँ।
कभी ये हकीकत मुंतज़र, कभी ये हकीकत मुंतज़र, नज़र आ लबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज़ में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और आज इकबाल डे को हम जोरों शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में भी। बिल्कुल, और अभी बहुत स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद अली काज़मी साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। माशाल्लाह PhD कर रहे हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी में और रिसेंटली इकबालियात पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इनका मलेशिया का जो सफ़र है उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। और ख़ास तौर पर अभी तो आप पढ़ा भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मलेशिया की यूनिवर्सिटी, मलाया यूनिवर्सिटी में आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं फाज साहब? जी थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दी अपॉर्चुनिटी और सबको यौम इकबाल मुबारक जी। मैं इस वक्त ही इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे काम कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर दो पर्सनालिटीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो हज़रत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है कश्फुल महजूब, तो एक लेवल पे मैं उसको देख रहा हूँ। और साथ अल्लामा इकबाल की जो किताब है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो मैं एक इस्लामिक थॉट की एवोल्यूशन देख रहा हूँ। ओके। तो ये थोड़ा सा वो है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँ कि ये जो मेरी जर्नी है इसमें अल्लामा इकबाल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरी जो पहली स्पेशलाइजेशन थी वो मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी में थी एंड आई यूज्ड टू टीच मैनेजमेंट ऑल्सो। लेकिन जब मैंने अल्लामा की शायरी पढ़ना शुरू की तो मुझे लगा कि दैट्स नॉट माई डायरेक्शन, मुझे कहीं और जाना है। एंड आई स्टार्टेड परस्यूइंग इस्लामिक साइंसेज, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया एंड देन आई स्विच्ड एंड आई एम डूइंग PhD इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ज़िंदगी में ट्रांजिशन आती है, क्रॉस रोड्स आते हैं इस तरह से। और मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, शायद अगर वो इंटरेस्टेड हो इसमें, अल्लामा की एक नज़्म है बांगे दरा में जिसमें वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं हज़रत बिलाल हबशी को। हज़रत बिलाल हबशी द ग्रेट कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नज़्म जो थी वो टर्निंग पॉइंट बनी मेरी ज़िंदगी में। अच्छा। और अल्लामा के जो अशार हैं उन्होंने मेरे दिल पे असर किया एंड दैट वाज द पैराडाइम शिफ्ट मेरी ज़िंदगी में। और मुझे लगा कि मुझे इस्लाम और इस्लामी तसव्वुफ और इस्लामिक साइंसेस की तरफ जाना चाहिए। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो अल्लामा इकबाल उस नज़्म के कुछ शेर बरकत के लिए मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अल्लामा साहब जो अपना थॉट का फ्यूल है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत से वो ड्रॉ करते हैं।
तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, वाह, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी, वाह, तेरी गुलामी के सदके हजार आज़ादी, वाह और वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए। हजरत बिलाल वाज ऑलवेज विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे से तम के लिए। वाह, 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 और मोहब्बत का जो प्रिंसिपल है उसको बताया, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, वाह, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही वाह नहीं। वाह 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 बिलाल अफशी was subjected to all kinds of tortures, और वो आहद कह रहे थे, बिल्कुल। सितम के साथ भी वो मोहब्बत को एक्सप्रेस कर रहे थे। और अलामा की ये दो शेर बहुत ही खूबसूरत। अदाए दीद, हजरत बिलाल जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते होंगे, जी। अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, वाह, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। वाह, 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 तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना असल में वही आशिकों की नमाज है। बेशक। तो दिस पर्टिकुलर पोम इट रियली ट्रांसफॉर्म्ड मी, और मैं बहुत दिन में इसकी कैफियत में रहा, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो देन आई डिसाइडेड, या अल्लाह ताला ही का वो फजल था कि मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। मुझे भी अल्लामा इकबाल के फुटस्टेप्स पे, हम वैसे तो नहीं हो सकते लेकिन चलें फुटस्टेप्स पे चलने की कोशिश करें। एंड देन आई अल्टीमेटली जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया एंड आई एम परसुइंग दिस PhD। जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। फहद साहब, वैसे अल्लामा इकबाल साहब की शायरी में हमें खुदी की अहमियत मिलती है और खुदी का फ़लसफ़ा है क्या? इससे पहले हम जैद साहब से भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? हिना, आपका ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदी इज़ ऑफ्ट कोटेड, सब खुदी 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 की बात करें, मगर Exactly. अल्लामा इकबाल असल में किस खुदी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई बात होती नहीं है। जी, मैं इसमें अगर क्विकली एक आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो वो ये है कि ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज, जब मुसलमानों पर जवाल आया, डिक्लाइन आया, तो मुसलमानों में एक आइडियोलॉजी आगे फैली कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से है, तकदीर अटल है, तो हमें सिर्फ इबादत और रियाजत करनी चाहिए और अपने आप को दीन के वो जो इबादत हैं उसमें फना कर देना चाहिए, और दुनिया तो चंद रोज है, दुनिया के काम करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मार पाड़ी या कोई बात नहीं, पड़ती रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ अनाइलेशन का, कि मैं अपनी खुदी की फना कर रहा हूं कि भाई अब मेरी तकदीर में लिखा था फलाना मुल्क सुपर पावर बन जाएगा, मेरी तकदीर में लिखा था मुझे मार पड़ेगी। तो अल्लामा इकबाल इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ अनाइलेशन नहीं, सेल्फ अफर्मेशन। तुमने अपनी जात पे भरोसा करना है और साइमल्टेनियसली अपनी स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों के साथ तुमने अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी अदा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एक पर्शियन बहुत लॉन्ग पोम जिसे हम मसनवी कहते हैं वो उन्होंने कही, उसको असरार खुदी कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी खुदी की थ्योरी एडवांस की, ओके, मिस्ट्रीज ऑफ द सेल्फ, और उसमें अल्लामा इकबाल खुदी के सारे एलिमेंट्स बताते हैं। उसमें अल्लामा इकबाल हजरत उमर फारूक से जो इंस्पायर्ड है, मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू से इंस्पायर्ड है, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से इंस्पायर्ड है, और सेल्फ अफर्मेशन के 3 स्टेजेस बताते हैं वो क्या स्टेजेस? वो स्टेजेस हैं कि जी आपने सबसे पहले इताअत इलाही करनी है, ठीक है, और इताअत इलाही का मतलब क्या है, एक वसी मानों में, नॉट जस्ट द रिचुअलिस्टिक इबादत और वर्शिप, रिचुअलिस्टिक इबादत के अलावा जो आपके हुकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क है, आपका जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, हर लेवल के ऊपर हुकूकुल्लाह आपने इताअत इलाही करनी है। ज़ब्ते नफ्स द सेकंड स्टेज, सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने नफ्स पे काबू कैसे पाना है, ब्यूटीफुल, जो आपकी लोअर सेल्फ है, सोल की नेगेटिविटी है, उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, टेम करना है। वंस यू कॉन्कर योर लोअर सेल्फ, योर नफ्स, ज़ब्ते नफ्स आप करें, इताअत इलाही नंबर 1, ज़ब्ते नफ्स नंबर 2, तो अल्लाह ताला आपको अपना नायब बना लेते हैं। यू बिकम एजेंट ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, आप अल्लाह के नायब बन जाते हैं, आप अल्लाह के वाइसरेंट बन जाते हैं। फिर ये वो मकाम है जो फरिश्ते आपको सजदे करते हैं। सो अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ।
आप दुनिया की आम चीजों से कैसे गाफिल रह सकते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे रह सकते हैं? बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में आप कैसे पीछे रह सकते हैं? तो साइमल्टेनियसली योर स्पिरिचुअल एंड योर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी अपहेल्ड, बिल्कुल। एंड दिस इज योर खुदी, बिल्कुल सेल्फ अफर्मेशन। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल जब ये कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, अल्लाह के इताअत ऐसे करो, ज़ब्ते नफ्स इस दर्जे पे करो कि अल्लाह तुम्हें अपना नाइब बना ले। जब तो खुदा के नाइब बनोगे तो फिर खुदा पूछेगा, वाह वाह, बता तेरी रजा क्या है? खूबसूरत बात, खूबसूरत। That is what खुदी is all about. और आपकी इन बातों से चूंकि मेरे जेहन में ये आ रहा है कि इकबाल, अल्लामा इकबाल की जो ज़िंदगी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेसिकली मुसलमानों का ज़वाल देखा। उससे पहले मुसलमान हुक्मरान रहे और एक लंबे अरसे तक रहे, 600 साल तक हुक्मरानी की और दुनिया के 4 बर्र-ए-आज़मों पे की। Absolutely. और उस वक्त मुसलमानों की जो हुक्मरानी थी बड़ी पीसफुल थी, और उसके बाद फिर जब जो भी डेमोक्रेसी और एक बड़ा डिक्लाइन आया, और वो एक लंबी कहानी है, मेरा ख्याल है आज के दिन तो उस पर बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा। तो वहाँ से बेसिकली इकबाल की जो शायरी है वो मुसलमानों को जगाती है, नौजवानों को जगाती है। और आपने जिस तरह खूबसूरत बात की कि मुसलमान जो इस चीज में फंस गए कि शायद बस अल्लाह की इबादत करनी है, ये ज़वाल अल्लाह की तरफ से है, जो अब अल्लाह है ही वो तो करम किस्मत करेगा। में था, वो तो लिखा ही था। बिल्कुल। This was destined to be like this वाला जो ये हालांकि concept है। खुद ही की जो आपने तशरीह माशाल्लाह की जिस खूबसूरती से की है, इट्स ब्यूटीफुल। अभी आप क्या सुनाएंगे हमें? कोई कलाम आप वालिद हमें साहब, पेश। फिर हम चाहेंगे कि ब्रेक पर जाएं। ब्रेक पर जाएं। जी। खुदी की शोखियो तुम दी में किब्रो नाज नहीं, खुदी की शोखियो तुम दी में किब्रो नाज नहीं, जो नाज हो भी तो बेलज़्ज़ते नियाज़ नहीं,
बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। आपने काज़मी साहब खुद ही की कितनी खूबसूरत बात चल रही थी और आप काम भी कर रहे हैं इस पर, कुरान और इकबाल का कलाम और मुसलमानियत पर हम जिस तरह इससे पहले बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स पे भी मेरा ख्याल है बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों की जब हुक्मरानी रही तो पॉलिटिक्स तो उस वक्त भी थी। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स आज भी आपके सामने है, एक क्या अजीब सी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। Absolutely. तो मैं चाहूँगा कि इकबाल का कलाम पॉलिटिक्स में क्या पैगाम देता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि होता ये है कि हम अलामा के जो अशार हैं ना, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं नौजवानों से खिताब, ऑफ कोर्स उन्होंने किया वो सारा, लेकिन इकबाल के कलाम में जो आपकी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस है। तो अलामा का अगर हम टेक्स्ट पढ़ें, जैसे खुतबा इलाहाबाद है जी, तो वो अलामा की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को समझाता है कि अलामा एज अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र वो कैसा निज़ाम चाहते हैं। तो अलामा टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। अलामा एक ऐसे निज़ाम का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें मज़हब अपनी जगह पे मौजूद है, वो बेसिस फराहम करेगा, लेकिन डेमोक्रेसी है। थियोक्रेसी की बात अलामा इकबाल ने कभी नहीं की, डेमोक्रेसी की बात की बिल्कुल। कंसेंसस ओपिनियंस वो ली जाएंगी, और हाँ डेमोक्रेसी को जहाँ पे क्रिटिक करना है वहाँ पे क्रिटिक भी किया कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मतलब ये डेमोक्रेसी का एक फ्लॉ है कि एक बंदा पीएचडी है और एक बंदा उस तरह से खानदान नहीं है तो उनका वोट बराबर है, ये एक क्रिटिक उन्होंने की। लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अवेलेबल सिस्टम्स के अंदर यही वो सिस्टम है जिसको अप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी। मतलब जब तक एजुकेशन को हम एजुकेशन की रेशियो और वो उसको बढ़ाते नहीं है, शरअ खानदगी को बढ़ाते नहीं है, तो तब तक डेमोक्रेसी तो फिर हम उसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते। Exactly. तो अलामा इकबाल वाज अ डेमोक्रेट, अलामा इकबाल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। वो असल में बुनियादी तौर पे आइन की उनकी जितनी भी बातें वो कॉन्स्टिट्यूशन असल में देना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क देना चाह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। और अलामा इकबाल एक ऐसी ममलिकत का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। बिल्कुल। वो कैपिटलिज्म की सरमाया दराना निज़ाम की जो नेगेटिविटी है उसके खिलाफ भी आपको खड़े हुए नजर आते हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। बिल्कुल। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। दिस इज व्हाट अलामा इकबाल इज। क्यों अलामा हमें सूट नहीं करता? अलामा हमें इसलिए सूट नहीं करते आज क्योंकि अलामा जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ है। बिल्कुल। अलामा सरमाया दराना निज़ाम की नेगेटिविटी के खिलाफ है। अलामा 2 नंबर सूफियों के भी खिलाफ है। बिल्कुल। अलामा उलमाए सू 2 नंबर उलमा के भी खिलाफ है। जी जी। इसीलिए अलामा को अपने दौर में भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। अलामा के ऊपर कुफर के फतवे किसने लगाए? अलामा को वो कौन से सो कॉल्ड सूफी थे जो उनके खिलाफ हो गए? जी जी बिल्कुल। वो कौन से पॉलिटिशियंस थे जो अलामा के खिलाफ जब इलेक्शन कैंपेन्स थी तो उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे? जी। अलामा का जुर्म ये है सिर्फ कि अलामा उस तवाजुन की, उस बैलेंस की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्वालिटी की। और जो ताकतवर तबकों के मफाद है उसके खिलाफ खड़े हैं वो। तो ताकतवर तबका क्यों मेन स्ट्रीम होने देगा अलामा इकबाल को? कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि अलामा तो इक्वालिटी और मसावात की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को अगर आपने इसकी बेस्ट शेप में देखना है तो आपको एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली वहां जाना पड़ेगा। आपको अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और शरअ ख़वानगी की जो आपने बात की, इसको हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसको ओवरकम करेंगे तभी हम तरक्की की राहों पर पे चल सकेंगे। एब्सोल्युटली। दुनिया की जितनी भी रेवोल्यूशंस आप देख लें, जर्मनी की अक्सर मैं मिसाल देता हूँ और मार्क्सिज्म की अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, उसमें भी इक्विलिब्रियम पर ही बात हुई थी। बिल्कुल। अलामा इकबाल कहीं कहीं जहाँ पे मार्क्स की कोई अच्छी चीज है शायद एक आध जगह एक्नॉलेज भी करते हैं, कहीं पे अपना भी नजरिया पेश करते हैं। और एक बात मतलब ये हट के है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इस्लाम एंटी डेमोक्रेसी है ही नहीं, कभी भी नहीं। यस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, हज़रत अबू बकर खलीफा बनते हैं तो कंसेंसस है वहां पे।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डेमोक्रेसी एक बाज़ औक़ात नॉमिनेशन भी इस्तेमाल करती है, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को नॉमिनेट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात डेमोक्रेसी में इलेक्ट्रल कॉलेज होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत होती है तो 6 सहाबा का इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है। बिल्कुल। और जब मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू का वक्त आता है तो एक सवाल रखा जाता है कि क्या तुम्हें मेरी खिलाफत मंजूर है? दैट इज अ रेफरेंडम। तो इलेक्शन, नॉमिनेशन, इलेक्ट्रल कॉलेज एंड रेफरेंडम, ये 4 एलिमेंट्स है ना, 4 एक्टिविटीज हैं जो डेमोक्रेसी में होती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चारों आपको खिलाफत राशिदा के अंदर नजर आएंगी। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल तो वहां पे खड़े हैं ना, तो अल्लामा इकबाल तौहीद बारी ताला की बात करेंगे, अल्लामा इकबाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात करेंगे, अल्लामा इकबाल कहेंगे खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। वाह वाह वाह। अल्लामा इकबाल लीडरशिप की बात करेंगे, मीरे सिपाह ना सजा लश्कर या शिकस्त सफ, आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। अल्लामा कह रहे हैं मैं तो इस दौर में पैदा हुआ कि लीडरशिप ही नहीं है, सफ़े शिकस्ता है, मीरे सिपाह ना सजा, ना अहल लोग आगे आ गए हैं। और वो जो तीर है, उस तीर के क्या कहने जिसके सामने कोई टारगेट ही नहीं है कि उसमें मैंने जाना कहा है, डायरेक्शन ही कोई नहीं है। तो अल्लामा इकबाल अपने दौर की और फ्यूचर की पॉलिटिक्स से गाफिल नहीं थे। बिल्कुल। और कायदे आजम in 1936 he had left and he had permanently settled in England जी। and he had decided that he is not going to come back. He was so heartbroken मुस्लिम लीग की और जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स से। This was इकबाल who wrote letters to जिन्ना साहब कायदे आजम, बिल्कुल। और उनकी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई और कायदे आजम ने खुद अपनी जिंदगी में उन लेटर्स को एडिट करके पब्लिश करवाया। लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना, वो आज भी डॉक्यूमेंट मौजूद वो है। आज भी है, बिल्कुल। और वो जो अल्लामा की पॉलिटिकल विजडम है, पॉलिटिकल एक्यूमन है, वो वहां आपको नजर आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम कैसे बनते हैं। अल्लामा इकबाल ने इन्वेस्ट किया कायदे आजम पर और किसी लीडर पे नहीं किया, और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वजह से पाकिस्तान हमारे सामने है। आई वुड हैव टू से दिस क्विकली दो, जी। अल्लामा इकबाल सियालकोट से उठे, छोटा सा शहर था। अल्लामा ने जब आंख खोली तो उस वक्त तो उर्दू शायरी में दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, पंजाब के छोटे शहर से एक शख्स उठता है, लाहौर आता है। अब उर्दू शायरी का वो फख्र है। उर्दू शायरी में अगर कोई 3 बड़े शोहरा हो, गालिब, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, वो यहाँ से फारसी के मैदान में जाते हैं। और फारसी के मैदान में कुछ छोटे लोग मौजूद नहीं है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, हाफिज शराजी, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे। बिल्कुल। आप फारसी के शोरा की फहरिस्त मुरतब करें, टॉप 10 पर्शियन पोइट्स, अल्लामा इकबाल इज वन ऑफ देम। इज वन ऑफ देम, यस। आप फिलॉसफी में आए, ये तो पोइट्री है ना, फिलॉसफी में आए। उन्होंने द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम लिखी, और हमारे असातिज़ा ये कहते हैं कि वो बातें जो अफलातून, प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल चैप्टर्स में करते हैं, अल्लामा इकबाल उनकी रेफ्यूटेशंस sentences में देके आगे निकल जाते हैं। He's such a towering philosopher. Yeah. And then he's a political thinker. Then he's a lawyer. And then on the top of it, he's a lover of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes. These are the aspects and dimensions. और हमारी यूथ को, ये मैं हटके कहूँगा इकबाल स्कॉलर्स से मैं दस्ते अदब जोड़ के हमने इकबाल को मुश्किल किया है। हमने कोशिश की है कि इकबाल किसी को समझना है। 3-4 लोग प्रोफेसर हजरात बैठे, आपस में चाय कॉफी पिए और आपस में उसको एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें। हमने अल्लामा इकबाल के पैगाम को आज की लैंग्वेज में, आज की सतह पर मेन स्ट्रीम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हर दर्जे की लैंग्वेज है ना। वो बच्चा जो लम्ज में पढ़ रहा है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या किंग एडवर्ड में या आगा खान में, उसका क्या कसूर है कि उसको अलामा से महरूम किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वेस्ट में हर कोई शेक्सपियरियन अंग्रेजी तो नहीं बोलता वहां पे, लेकिन आप शेक्सपियर को ब्रिज करते हैं ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, यूनिवर्सिटी कि ये किंग लियर है, ये मैकबेथ है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है। अब ब्रिज लैंग्वेज में, ताकि उस तक मैसेज पहुंचे, जी, पैगाम पहुंचे जी। तो अलामा की जो लैंग्वेज है वो तो वक्त मुकर्ररा पर किसी को तौफीक होगी तो उस दर्जे की फारसी सीखेगा, उस दर्जे की उर्दू सीखेगा। लेकिन क्या हमारा काम नहीं है कि पैगाम को
उसकी तस्हील करें, उसको बिल्कुल। सहूलत के साथ बयान करें। बिल्कुल। मैं जितने मर्जी शायरी आपके सामने रख दूं और आप वाह वाह करते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कहें टेक होम क्या है, मुझे मिला क्या आज? जी जी समझ जी, के आई है जी, इसमें काजमी से साहब, बिल्कुल। आपने इतनी बड़ी मुश्किल हमारी आसान कर दी है। आज के इस शो को जब आप डिजाइन कर रहे थे ना, जी। तो हमेशा से देखा गया कि हमारे मीडिया में भी डिफरेंट चैनल्स पर जब भी इकबाल डे के हवाले से कोई भी शो होता है तो वो कलाम की हद तक होता है, ठीक है। और आपकी वाली बात कि आपका टेक होम क्या है, मैसेज क्या आप लेके जा रहे हैं, तो वाकई ये एक बड़ी आप मुश्किल भी कह लें और कंफ्यूजन भी कि इकबाल के शेर को सुन के वाह वाह करना ही काफी नहीं है, उसको समझना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। है। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है देखने वालों को अच्छे से समझ आई हो कि हमें अच्छे कि से हम समझ आज बेसिकली हम ये प्लान था ये हमारा प्लान कि था लोग कि- इसको बोरिंग ना समझें, बिल्कुल, और लोग इससे भागे ना। जिस तरह हमने सीखा, आई एम श्योर हमारे देखने वालों ने भी सीखा होगा, नाज़रीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और बिल्कुल। आपने आसान अल्फाज में समझाया कि एक आम आदमी भी उसको समझ सके। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में कितना काम हो रहा है, आप टीचिंग से भी वाबस्ता हैं, और आपके ख्याल में कहाँ हम मिस कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं और मजीद काम होना चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ में अब क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से वो एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में उस दर्जे का काम बिल्कुल नहीं हो रहा जिस दर्जे का होना चाहिए। और अगर हम ईरान में जाएं, ईरान अल्लामा इकबाल को ओन करता है, उनको इकबाल लाहौरी कहता है, लेकिन अल्लामा इकबाल की जितनी फिलॉसफी है, जितनी आइडियोलॉजी है, उसको वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया वहाँ पे। बिल्कुल। और उन्होंने उनके जो बड़े बड़े ज़ोमा हैं वो उन्होंने पब्लिकली कन्फेशन की है कि रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के पीछे अल्लामा इकबाल की सोच और वो थॉट्स कार फरमाए। और आपको हैरानी होगी, ईरान में बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका रोज़ा है, उस रोज़े की जब रेनोवेशन हो रही थी, एक्सटेंशन हो रही थी ईरान में मशहद मुक़द्दस के अंदर, तो दे हैड टू कम अप विद सम कैलीग्राफी कि हम किस शायर का कलाम यहाँ पे लिखें। वहाँ पे ईरान में पूरा बोर्ड बैठा और उन्होंने अल्लामा इकबाल के अशार को मुंतखब किया। वाह। वो अशार कंदा हैं वहाँ पे जो हज़रत बीबी सैयदा फातिमा के बारे में सलामुल्लाह ताला अलैहा अल्लामा इकबाल के, जिसमें अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि ऐ बीबी सैयदा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपके वालिद की शरीयत की जंजीर अगर मेरे पैर में ना होती तो मैं आपके कब्र का तवाफ करता और उस पर सजदे करता। आप इस दर्जे की हस्ती हैं, वाह। लेकिन क्योंकि शरीयत में इजाजत नहीं है तो मैं अपनी रिस्पेक्ट्स वैसे दे रहा हूँ। ये उनकी पूरी पोइम है। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। वाह। तो ईरान में उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। हमारे यहाँ अल्लामा इज वेरी पॉपुलर, वी नो ऑफ हिम बट वी डोंट नो व्हाट ही स्टूड फॉर। एब्सोल्युटली। आप किसी शख्स से चलते हुए जाएं कि यार ये बांगे दरा का नाम सुना है, वो कहेगा सुना है। बांगे दरा का मतलब क्या है? मतलब कहेगा पता नहीं। बाले जिब्रील ये क्या है? भी बांगे दरा बुनियादी तौर पे घंटी की आवाज को कहते हैं, और वो घंटी जो किसी काफिले के सबसे अगले जानवर के गले में डाली जाती थी ताकि पूरे काफिले की समत मुतय्यन रहे। कोई खो जाए तो उसको पता चले कि ये आवाज इधर से आ रही है, इधर को जाना है वाह मैंने। वाह। तो बांगे दरा बुनियादी तौर पे समत का तयन है। बाले जिब्रील, जिब्रील का पर, जिब्रील की परवाज। और जिब्रील की परवाज क्या है? दो तरह की परवाज है, या वो आसमानों में अल्लाह की तरफ जाते हैं, पैगाम लेके आते हैं, जमीन में नबियों के पास जाते हैं। Yes. तो जिब्रील की फ्लाइट है टुवर्ड्स ऑलमाइटी, टुवर्ड्स प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट से जो मैसेज मिलता है वो उम्मतों को फायदा होता है। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल इज क्लेमिंग दैट माय पोएट्री इज लाइक द फ्लाइट ऑफ गैब्रियल। It will connect you to Almighty and it will connect you to the prophets and it will be beneficial for you. ज़रबे कलीम क्या है? ज़रबे कलीम रॉड ऑफ मोसेस, जनाब मूसा का असा। जब उस असा को आप यूं हजरत मूसा फेंकते थे तो मुजजा वाला अजदहा सामने आता था, ईमान वाले ईमान ले आते थे, कुफर वालों का कुफर इंक्रीज होता था। हक को बातिल में वो मुजजा तफरीक करता है। द स्टाफ ऑफ मोसेस, द रॉड ऑफ मोसेस। तो अलामा की ये किताब है ज़रबे कलीम, और मगाने इजाज, इजाज का तोहफा। तो ये चीजें बुनियादी तौर के ऊपर बेसिक्स हैं। बेसिक्स हैं, बिल्कुल। तो बेसिक्स में हमें नहीं पता, लेकिन हम क्लेम क्या कर रहे हैं
इकबाल हमारे जी मुसव्विर पाकिस्तान है, इकबाल ने हमें ये दिया, इकबाल ने ख्वाब देखा। भाई इकबाल की जो बेसिक्स हैं बिल्कुल। वो आए हैं हमारे नहीं पता। क्या बात, तो हमारे क्या बात, यहाँ मुल्क खूबसूरत। पाकिस्तान के अंदर इसका शदीद फुकदान है। और मैं आखिर में बात को समेटते हुए ये कहूँगा, इकबाल स्टैंड्स फॉर बैलेंस। उस बैलेंस में स्पिरिचुअल हमारी डेवलपमेंट है, बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, हमारी वर्ल्डली डेवलपमेंट है। अल्लामा इकबाल की कॉरेस्पॉन्डेंस खतूत इसके पर बहुत एम्फोसिस देते हैं। दुनिया में मुसलमान पीछे नहीं रह सकता, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सफ़े अव्वल में होना चाहिए उसको। होना चाहिए, बिल्कुल। अगर वो उधर पीछे है, इज नॉट अ केपेबल मुस्लिम, इज नॉट एन एलिजिबल मुस्लिम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल बैलेंस की बात करते हैं। उस बैलेंस में दीन भी है, दुनिया भी है, और उसी बैलेंस को आज हमने डिस्कवर करना है। बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल। बात, और ये बहुत वो मोटिवेशन है बेसिकली, जिसकी डोज आपको हर रोज चाहिए। चाहिए। और उसी डोज से फिर जो है ना, आप हर दिन का, हफ्तों का, तो- महीनों का जो सफर है बिल्कुल। वो आप कंप्लीट करेंगे और एक दिन एक मकाम पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। और मुझे एक ही आखिर लग रहा में है, बात, जी, अगर मैं सॉरी आपको जी, कट sure। कर रहा हूँ, इकबाल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पैशन। बाज़ औक़ात आपने अकल की हदूद से आगे जाके जुनून के साथ करना होता है। जैसे फरमाते हैं, अकल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। अकल के रास्ते से अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं मिलती। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, दिल का नूर भी चाहिए, दिल की रोशनी भी चाहिए। वाह, और खूबसूरत बात। मैंने आज जब वादत रमीज साहब को बहुत अरसे बाद इनसे 1-to-1 मुलाकात हुई, जी। वादत रमीज साहब के अंदर मुझे वो इंटेंसिटी, सिंसेरिटी yes। और डिवोशन नजर आई है। बिल्कुल। वो जो दिल का बीना होना है हाँ और वो जी। जो अकल की शिकस्त है, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ये ऐसी पढ़ते रहे इकबाल आमीन, को, आमीन। सूफिया कराम के कलाम को, और हम सुनते रहे और अल्लाह इनकी सिंसेरिटी और डिवोशन में इजाफा करे। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका, Thanks a lot। और हम फिर आपकी इस गुफ्तगू से जो है बेहद वो मुस्तफीद हुए हैं आज और I'm बहुत grateful। फायदा हुआ I'm absolutely है। grateful। और वादत साहब की तरफ ही चलते हैं। जी, और वादत एक साहब। और कलाम आप कलाम सुनाने से पहले शुक्रिया भी आपका हम अदा करना चाहिए। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ आप ये कलाम पेश कर चुके हैं? जी, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी गाया है, और जी। मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब के साथ। जी। अच्छा, और ये जो बुज़ुर्गों का कलाम है, ये अल्लाह करे कि ऐसा हो कि इन पे अमल किया जाए। सिर्फ नहीं हम सुनते हैं और वाह वाह करके चले जाते हैं। चले बिल्कुल, जाते अमल भी करें। इन पे अगर अमल करेंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी हमारी बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगी। माशाअल्लाह। ट्रैक पे आ जाएगी। ये खूबसूरत कहना बात चाहिए। की है। वादत साहब भटके ने हुए भी हैं वो, हम ट्रैक पे आ ट्रैक जाएंगे। पे आ जाएं। और मैं तो इस चीज़ में ये भी ऐड करना चाहूँगी, मुझे लगता है कि हमें स्कूल लेवल पे सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए। इकबाल का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जिस तरह से अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, शेक्सपियरियन लिटरेचर के नाम से वहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी इस तरह का इकबाल का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, स्कूल लेवल पर ही हो, जिसमें बच्चे जो हैं समझ बिल्कुल। सकें, सीख सकें और कि है क्या। जैसे काज़मी साहब ने कहा कि एटलीस्ट ब्रिजिंग तो जरूर हो, बहुत जरूरी, ताकि हमारी बुनियादें मजबूत हो। आपने भी बड़ी खूबसूरत ही बात की है, Thank you इसकी जी। बहुत जरूरत है आजकल। थैंक यू जी। अब आपकी मेहमानों तरफ का जी, शुक्रिया नवाज भी साहब। अदा करेंगे और आपके कलाम की तरफ आएंगे। हर लहजा है मोमिन की, वाह 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 वाह। हर लहजा है मोमिन की, नई आन नई शान। हर लहजा है मोमिन की, नई आन नई शान। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन की। क्या बात है, जबरदस्त। कहारियू गफारियू कुद्दूसियू जुबरू। क्या बात है। कहारियू गफारियू कुद्दूसियू जुबरू।
खूबसूरत जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत सीखने को मिला एंड वी होप कि हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। अल्लाह ताला आपके शो को मजीद तरक्की कामरानी दे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आज जितनी ऑडियंस है, एक दफ़ा अल्लामा साहब की बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें अपने अपने घरों में और उनको दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू सो मच। हम एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं जी और जल्दी से फौरन से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 1 बजे आज मैच है, सेमीफाइनल खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का, तो उस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आज 1 बजे, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और इस पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। द वन एंड ओनली इरफान ज़हीर साहब। इरफान ज़हीर साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आप गुड मॉर्निंग। कौन सा चैनल लगा के आए टीवी पे जो फौरन जाती है आपने जो है ना देखना शुरू कर देना है? हाँ नहीं, पहले तो ट्रांसमिशन करनी है हमने। मैंने मैच तो और 1 बजे। इरफान साहब ने। अच्छा मैं वैसे क्या पूछ रहा हूँ कि कौन सा चैनल लगा के आए? अब वो सोच रहे अच्छा मैं कौन सा बताऊँ, 3 ही तो हैं। 3 ही तो है, अब मैं कौन सा? अच्छा और नाम नहीं लेना आपने। हाँ इरफान साहब नहीं, सबसे मैं पहले वो तो मुझे कह रहे हैं, मैं नहीं लेता। हाँ आप मैं देना गलत हो गया आपने। मेरे से जो है ना मिस हैंडल हो गया। कभी कभी हो जाता है, कोई मिस बात हैंडल हो नहीं। गया। अब मैच पे आते हैं। मैच पे भी आते हैं, उससे पहले मैं ये अनाउंस कर दूं कि 11 से 12 आप हमारा एक शो देख सकते हैं स्पोर्ट्स ऑन, जिसमें इरफान साहब के तज्जियों से आप मुस्तफीद हो सकते हैं और मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी। आज के मैच पे भी बात होगी, फाइनल्स पे भी बात होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी हम तो आज वाले सवालों में से थोड़े से सवाल आज भी पूछते हैं, इस टाइम भी पूछने हैं आप। इस तरह भी पूछ रहे हाँ, हैं, yes. मुश्किल है की कोशिश करती हूँ। इरफान साहब बताइएगा, पाकिस्तानी टीम का आज बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई थिंक चेंजेस तो कोई नहीं। चेंजेस तो नहीं है। क्यों नहीं है उसमें? देखिए अब स्क्वाड भी मोस्ट लाइकली वही खेलेगा जो लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें नज़र आती थी वो ये थी कि बाबर अगर नंबर 3 पे आ जाते हैं और हारिस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एज ए ओपनर, और जिस तरह की खूबसूरत उनकी फॉर्म लगी हुई है, किसी भी बैट्समैन या बॉलर की जो फॉर्म होती है उसको अपने यूटिलाइज़ करना होता है। बट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कल जब बाबर पूरी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, कल रेस्ट किया गया, बाबर अकेले मैथ्यू हेडन के साथ प्रैक्टिस करने आए और उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर प्रैक्टिस की, तो उनके माइंड के अंदर यही था कि मैं अपनी फॉर्म को गेन करूँ, तो अच्छी चीज़ भी है। और मैथ्यू हेडन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो ऑस्ट्रेलिया में वकर है उनसे भी हमने कल बात की, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया और मैथ्यू हेडन ने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं इसमें कोई चेंजिंग हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि बाबर हमारा सबसे मेन प्लेयर है, कैप्टन है, और वो इवन नंबर 4 पे भी आएंगे तो कोई बहुत बड़ा विजिबल चेंज हम नहीं देख रहे, तो इसलिए जो उनका नंबर है उसी पे उनको खेलना चाहिए। सही। तो मेरा ख्याल है एक पूरा क्लियर स्टांस मैनेजमेंट की तरफ से उनको दिया जा रहा है कि आपको फ्री हैंड है, जो आप करना चाह रहे हैं वो करें, ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। एक अप्रोच सम हाउ ये ठीक भी होती है कि आप इतने बड़े इवेंट से पहले अगर कोई ऑल्ट्रेशन करते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपकी कई नेगेटिव चीज़ें भी चलना शुरू होती है। हाँ वो होना भी शुरू हो जाता है। अच्छा ओपनिंग जोड़ी तो हमें पता है, उस पे मेरा ख्याल है उस पे तो हम बहस डिस्कस करने नहीं की करेंगे, वो जरूरत तो ठीक है, बाबर रिजवान जा रहे हैं। इन्होंने मानना भी नहीं। अच्छा लास्ट मैच बांग्लादेश की मैच जब हुआ तो उसमें हमने देखा कि जो तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पे जो प्लेयर्स थे उनमें एक चेंजिंग की थी जी उस टाइम पे, तो आज भी लग रहा है आपको कि ऑन स्पॉट हमारे कप्तान जो देखिए शादाब एक ऐसा आपके पास बैट्समैन है या ऑलराउंडर कहना चाहिए कि जिसको आप किसी भी नंबर पे भेज सकते हो। इसको ऑल्टर आपने इस तरह करना है, अगर तो आपके स्पिनर चल रहे हैं तो शादाब स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप शादाब को ऊपर भेज सकते हो, और अगर लेट्स अज्यूम आपके पेस अटैक हैं, जैसे न्यूजीलैंड का फर्गसन है, सोदी है, फिर आपके ट्रेंट बोल्ट है, अगर ये आपकी बॉलिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको तेज़ रन रिक्वायर्ड है तो आप नवाज को भेज सकते हो। जिस तरह आपने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भेजा और नवाज ने आपको मैच जिताया, बिल्कुल। तो ये आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर तो हैं बट इनकी आपने एबिलिटीज़ को एज पर सिचुएशन एज पर रिक्वायरमेंट आपने यूज़ करना है। बिल्कुल तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें, और प्लस बॉलिंग के अंदर भी आपने इसी तरह ही करना है। जैसा मैंने कल भी शायद थोड़ा जिक्र किया था कि अगर आपका बैट्समैन उनका एलन जो है वो सबसे लीथल बैट्समैन है, अगर वो 5-6 ओवर विकेट पे खड़ा रहता है तो सिंगल हैंडली गेम आपसे अवे ले जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अगर उसके 1-2 ओवर में आपको विकेट नहीं मिलती तो फौरन आपने नवाज को लेके आना है। अच्छा नवाज को लेके आना है तीसरे नंबर पे आपने तीसरे-चौथे ओवर के अंदर, क्योंकि वो स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है, और जैसे आपने नवाज को लगाया, अगर लेट्स सपोज आपसे नवाज से विकेट नहीं मिलती तो शादाब की इस टाइम फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो आप शुरू में भी 1-2 ओवर शादाब से करा सकते हो कि आपको विकेट ले दे, क्योंकि वो पेस अटैक के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त खेलता है वो, और उन पे बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। लेकिन स्पिनर पे वो हमेशा स्ट्रगल करता है, उसके काफ़ी मैंने मैचेस देखे, काफ़ी उसके स्टैट्स देखे, और हमारे जो दोनों बॉलर हैं ये क्वालिटी स्पिनर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है।
और नवाज ने तो डोमेस्टिक के अंदर PSL में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत न्यू गेम के साथ बॉलिंग की हुई है। आज आपके ख्याल में पेसर्स की गेम होगी या नहीं, देखें पेस तो शुरू में आपको 4-5 जो ओवर्स हैं आपको ज़रूर आपको बेनिफिट मिलता है, बट जितनी भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस कह लें या विकेट्स कह लें, जो सिडनी की विकेट है वो सबसे कंप्लेसेंट है, यानी कि इसमें कंपैरेटिवली बाउंस थोड़ा लो है। बस अब एडिलेड ओवल की बात करते हैं, मेलबर्न की या पर्थ की करते हैं, उधर बहुत हाई बाउंस है, तो कम से कम आप समझ लें कि 2-3 इंच कम बाउंस है, जो कि हमारे फेवर में चीज़ है। पेसर्स हमारे बेनिफिट में रहेंगे, हमारे भी बेनिफिट में रहेंगे, प्लस हमारे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो बैट्समैन है उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि ये हाई बाउंस के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये जब थोड़ा सा हमें फायदा, दोनों साइड पे फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब थोड़ी सी ड्राई होती है 5-6 ओवर्स के बाद या कुछ सेकंड हाफ लेटर हाफ पार्ट के अंदर, इस विकेट के अंदर थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स का जब विकेट ड्राई होती है, क्रैक्स आता है तो वो आपकी बॉल ज़्यादा ग्रिप और स्पिन करती है। जब स्पिनर अपनी बॉल फेंकता है तो वो स्पिन करती ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 आउटस्टैंडिंग स्पिनर हैं, तीसरा आपके पास इफ्तिखार भी है। लेट्स अज्यूम आपके स्पिनर को अगर बॉल अच्छा ग्रिप कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो आपने इफ्तिखार को भी 1-2 ओवर दरमियान में दे सकते हो। तो आपके पास बैकअप सारे अवेलेबल हैं, एक कंप्लीट पैकेज है बॉलिंग लाइनअप के अंदर। और बैटिंग के अंदर भी आपने ये करना है। और बॉलिंग में लास्ट एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँ कि आपने एक चीज़ ये करनी है कि आपने इस दफ़ा कोई ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी है ओपोनेंट को। हम करते क्या है कि शुरू में अटैक करते हैं, 2-3 विकेट मिलती है तो आप फील्डर को एजिस पे खड़ा कर देते हैं, इजी हो जाते हैं, और आप जो 7 ओवर से लेके 14 ओवर का जो स्पैन होता है उसमें बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो वंस यू आर कंप्लेसेंट तो क्या होता है कि दूसरी ओपोनेंट पार्टी को थोड़ा सा रिलैक्स, वो आपकी फ़ायदा लेता है, वो पार्टनरशिप बिल्ड कर लेती है। T20 के अंदर भी पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 30-35 रन की क्यों ना हो, क्योंकि आपके उसमें 5-6 ओवर भी निकल जाते हैं। और वंस बैट्समैन आर सेटल डाउन तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होती है, दैट इज हिटिंग। तो फिर वो 8 या 9 या 10 पर ओवर करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। विकेट्स लेना बहुत जरूरी है। विकेट, उसके 2 फ़ायदे हैं। देखिए, अटैकिंग क्रिकेट हम मेरा ख्याल है 25 दिन से बात कर रहे हैं। अटैकिंग क्रिकेट में ये है कि आप रिलैक्स नहीं होते और ओपोनेंट को भी नहीं होने देते, उस पर कंटिन्यूस प्रेशर रखते हो। अगर आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री देखें, ख़ासतौर पे लास्ट वर्ल्ड कप से जब से केन विलियमसन उनके कैप्टन बने हैं, तो ये बड़ा कूल और कैलकुलेटेड किस्म का कैप्टन है। हर चीज़ की कैलकुलेशन इसने की होती है। इसको एक ही गिराने का तरीका कार है कि आप इस पर अटैक कर दें। उसकी प्राइम एग्जांपल अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल देखें कि जहाँ जिस ओपोजिशन ने इसको ग्रुप मैचेस के अंदर रिलैक्स छोड़ा, इसने आके उनको हरा दिया। इरफान साहब, इस पे हम बात करते हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज के मैच से रिलेटेड हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। और बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा 1 बजे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम भी देखेंगे बहुत गौर से, और हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जी इरफान साहब बताइए, ये कहना चाहिए इसका सेकंड लाइन ये बोलेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम देखेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत पुरुद है। अच्छा वैसे अल्लाह हमारी टीम को Wait. देना कि वो ये मैच दे, पर या अल्लाह हमारी टीम प्रेशर ना ले। अच्छा जमील, Yes. आज आपकी मैं पहले तो प्रेडिक्शन जानना चाहूंगी। मैंने कोई I'm not going to predict anything. प्लीज कुछ तो आज दुआएं करनी है। क्या लग रहा है जमील? क्या आज prediction ही- Anything. आपसे रिक्वेस्ट Golden है words. आप न्यूजीलैंड बोल दें। देखिए मेरी जो है ना वो दिल से दुआएं हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान के लिए कि जीते। पाकिस्तान ही जीते। But what do you think? हाँ, थिंकिंग का प्रोसेस है वो होता है दिमाग से। Want तो और दिमाग think? मेरा जो कह रहा है वो अगर आप इजाजत दें, मेरी तरफ से इजाजत है, आप प्लीज बोलें। नहीं, मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड होना है फाइनल। यार चलो ये क्लिप सेव कर लें प्रोड्यूसर साहब, आगे की बात अच्छा वैसे चांसेस ना इस बार पाकिस्तान के ट्रॉफी उठाने के बहुत हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 92, ये बात भी हमें इरफान साहब नहीं बताई है। बिल्कुल इरफान साहब, बहुत ज्यादा लोग इसमें भी बात कर रहे हैं कि 92, 99, 2007 वाली जो हिस्ट्री है, क्या वो दोबारा से 2009 अच्छा, एक तो हिस्ट्री 2007 या 99 की बात ना करें, फाइनल हमारी कौम से बर्दाश्त नहीं होना, खुदा न खास्ता हम हार गए तो ये बड़े लोगों ने कहा मुझे कल, इतनी बड़ी बात। काफी लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हारना है ना तो सेमीफाइनल में ना पहुंचता, हमसे ये बेयर नहीं होता सेमीफाइनल। यस वो जो फाइनल हम हारे थे इंडिया से जी। अब मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ इरफान साहब, यकीन करें मैंने जो है ना वो कसम खा ली थी, मैंने मैच नहीं देखना आज के बाद। ये बहुत इतना इमोशनल हो गया। नहीं और मैं जब 99 के वर्ल्ड कप हम हारे थे, मैं 3 दिन रोता रहा
था तब। ओए होए, नहीं यार really? हम बॉयज आपको बता नहीं सकते कि हम कितने लड़कियां- टची हैं क्रिकेट को लेकर। लड़कियां मैंने 3 दिन बहुत ना खाना अच्छी- खाया, मैंने 99 का जब फाइनल हम हारे ना 3 दिन Oh खाना God. खाया और 3 दिन मैं रोता रहा। Don't tell me. यस और 2007 में भी कोई 1-2 दिन ये एपिसोड रहा। इसी 2007 तरह। में मेरे साथ ये हुआ, मतलब फुल सैडनेस चल रही है और Right. 2-3 दिन तो मतलब अजीब। क्योंकि हम पहले के लेट्स सपोज बाहर हो जाए ना जी। तो वो फिर हमें होता है कि चले अच्छा, फिर पहले ही आप बाहर हो लोगों के लिए गए। एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोग मैच देखें, मतलब दिमाग से और आंखों से देखें, दिल पे ना लें। वो अच्छा, जो मैं भी वही situation है उसी बहुत- कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप तो फिर चीज़ों को ना डाइजेस्ट करना सीखना भी शुरू कर देते हो। yes. अब मैं कोशिश होती है मेरी जनरली कि मैं मैचों का स्ट्रेस नहीं लेता, लेकिन आप ये बिलीव ऑन मी पहले मैच का बहुत स्ट्रेस लिया मैंने, नेचुरली बड़ी कोशिश की। अच्छा फिर अक्सर लोगों ने कहा कि पहले का इतना नहीं हुआ, सेकंड मैच हमने क्या किया, मैं कहा जी मुझे सेकंड का कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि पहले का इतना प्रेशर ले चुके थे। Mentally तो prepare हो गए थे। हाँ, अब कोशिश जितनी भी कर लें कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स अपनी टीम के साथ अटैच हैं। है और वो फिर और पाकिस्तानी जनरली अगर देखा जाए वे वेरी इमोशनल नेशन, ये हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल। हमारी बेल्ट का प्रॉब्लम है, जो सब कॉन्टिनेंट की पट्टी है ना जी, जी। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या समहाउ श्रीलंका भी कह सकते हो, बट ये 3 कंट्री तो खास तौर पे लड़के इनका वैसे प्रॉब्लम तो है। वैसे सॉरी नो आपने ऑफेंस, कितने- लड़के वैसे बड़े कोल्ड हार्टेड होते हैं और वो तो कोई इमोशंस जो है ना उनके मुझे नहीं, लगता है। देखिए ये क्रिकेट लेकिन ये लड़कों बातें का अच्छा। ये बातें हैं। भी आपने कोई बात आपने नहीं कितनी अच्छी बात की है कि इमोशनली हमें कंट्रोल करना इतना आसान है, इतना आसान है। आप इस टाइम मुल्क की हालात देख लें, इमोशनली कंट्रोल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब पार्टीज देख ले, वो इमोशनली कंट्रोल कर रही हैं। जमील वैसे कोई ना कोई बात घुमा के पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, वो- फेवरेट टॉपिक है ना। फेवरेट टॉपिक भी है और चूंकि हमारी जो है वो सही बात है। हर वक्त हमारे चैनल्स पर बात ही जी 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 इसी ऐसे तरह ही। से हो रहा है। देखिए मुल्क की इस्तेकाम बड़ा जरूरी है। असल में नहीं, हमारा बिल्कुल, जब absolutely। हमारा एरा था जब हम बड़े हो रहे थे तो एक ही स्पोर्ट सारा टाइम खेलते थे, गलियों में, स्कूल में, Cricket। कॉलेज में, सारा टाइम देखने के लिहाज से भी यही था। वो किसी कहते हैं बच्चे का पहला प्यार जो था वो क्रिकेट Cricket। होता था। क्रिकेट ही होता था। तो वो इस कदर पैशनेट हम लोग अटैच उस टाइम से हो गए, मतलब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि शायद मैं 4-5 साल का था तब से लेके आज तक मैंने ज़िंदगी में कोई मैच मिस नहीं किया। अगर इफ़ आई एम बिजी तो मैंने घर जाके सोना नहीं है जब तक मैंने उस मैच की हाईलाइट नहीं देखनी। और एक और तो बड़ी- इतना ज़्यादा वो जब आपकी अटैचमेंट एक तो गेम के लिहाज से भी कि क्या हुआ, फिर उससे एक जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी बॉन्डिंग अच्छा, है। और इरफान साहब ने कल एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये मैच जो है वो गैदरिंग्स में या इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स जहाँ हुई होती हैं वहाँ पर नहीं बैठ के देखना पसंद करते या प्रेफर करते, ये अकेले रूम में बैठ के फुल अटेंशन के साथ कि इनकी अटेंशन कहीं डिविएट क्योंकि ना हर हो, बॉल पे नजर रहे। डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस अपने कमरे में बैठ। जब आप बड़ा सीरियस मैच चल रहा है कुछ है तो जब आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, अब क्या होगा, अब इसने कहा भाई मैच देख ले। जी बिल्कुल। अच्छा मैं हिना आपको एक बात बताऊं, इरफान साहब की जो ये बात इतनी परफेक्ट जी। बैठती है इस सिनेरियो पे, क्योंकि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम कोई सीन मिस नहीं करना हाँ, चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, Exactly। इसी ऐसे ही। तरह जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं या स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, एक बॉल भी नहीं मिस एक करना वो चाहते। बिल्कुल भी एक सीन भी मिस नहीं करना चाहते। अच्छा, उनकी स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि हमें ना साथ साथ बताया जाए अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हुआ भाई। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, कुछ लोगों की आदत होती है इस बॉल पे चौका है लगा लो शर्ट, इस बॉल पे छक्का है। अच्छा वो अगर वैसा कुछ हो जाए ना, देखा मैंने कहा नहीं, मैंने कहा, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था। अच्छा वैसे तो आउट है। फिर आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आई थिंक जो लड़कियां होती हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो गैदरिंग में बैठ के सबके साथ देखिए, आप छक्के उसको ले चौके रहे हो, पे हूटिंग भी हो रही है, शोर भी है। आप एज एंटरटेनमेंट उसको ले रहे हो, हम एंटरटेनमेंट के 30-40% ले रहे होते हैं। प्रोफेशन भी तो आपका हाँ, ही है, आपका प्रोफेशन के लिहाज से या जीना, उसके अंदर मरना, इंडल्ज, होना। आप इंडल्ज इतने ज्यादा हो जाते हो, जैसे इन्होंने मूवी की एग्जांपल दी, तो आप इंडल्ज इतने ज्यादा हो रहे हो कि आप जरा से भी डिस्ट्रैक्शन बेयर नहीं करते। चले आज आप और जो है अक्सर ना, तो एड्स भी चल रहे होते हैं तो बड़े अनोइंग लग रहे होते है ना कि ये ad ad आ क्यों गया, आया? अब रीप्ले मैं ऐड के बाद देखूंगा, होता है ना ऐसे, ये वाली फीलिंग्स भी आती है ना अंदर बिल्कुल से। आती है जब खासतौर पे क्रंच मोमेंट चल फिर रही आप हो। चैनल स्विच करने की भी कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पर ऐड हाँ, इधर आ जाएगा। नहीं नहीं, वो शुरू से वही चैनल लगाया जाता है जहाँ पे एड्स कम होते हैं। अच्छा जनाब, अभी आपसे वक्त हो गया है इजाजत लेने का। इरफान ज़हीर साहब थैंक यू वेरी मच। Thank you so आप 11 से 12 स्पोर्ट्स पे जो है वो मजीद बात करें और तज्जिया करें। 1 बजे इंशाल्लाह मैच एंजॉय करेंगे और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं हैं कि हमारी टीम को आज जो है वो हिम्मत, हौसला, इस्तेकाम, पैशन आमीन, और इन सारी चीज़ों के साथ वो फील्ड में जीत जाएं जाएं। और मैच जीत जाएं और फाइनल में जाएं। फिर फाइनल हमारा इंडिया से हो, यही ये मेरी दिल ख्वाहिश की है ना, आवाज है, जो भी हमारी आए, सबकी दिल जो भी की आवाज ओपोनेंट है। आए, बस जिससे हमने जीतना है वो आए। जिससे हमने जीतना है वो आए। अरे क्या बात है इरफान साहब, ये फिर- आपकी जो ये फिर डबल बात ऑप्टिमिस्टिक कर दी नेचर है ना, ये इट्स नॉट ऑप्टिमिस्टिक, ये मैं समझ सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं।
कि जिससे हारना है वो ना आए, वो मतलब उनका ये है। जिससे जीतना है वो आए। इंडिया से ही जीतेंगे इंशाल्लाह। जनाब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय अल्लाह हाफिज, बाय।